वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या था, फिनॉल्स की बात कर रहे थे। ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर रहे थे और हम लोग ने आइडिया क्या लगाया कि सबसे एसिडिक तो इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को होना चाहिए था, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक डिसएडवांटेज का फैक्टर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चिलेशन हो गया था, जिसके कारण H+ आसानी से निकल नहीं पा रहा था। तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में कमी आई और घट के कहाँ चला गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल से पीछे चला गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर उसके बाद फिनॉल। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। किलेशन एक फैक्टर डिफाइन किया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किलेशन नाम दिया और इसके वेरियस इफेक्ट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं इसको भी समझने की कोशिश किया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्बिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, एसिडिक स्ट्रेंथ या स्टीम डिस्टिल जैसा टर्म जो आता है उसको भी समझाने की कोशिश की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, उसके अलावा फिर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अरेंज इन decreasing order of acidic strength arrange in decreasing order of acidic strength। आप चाहे तो वही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बेंजीन पे हेलोजेंस की अगर बात करें, हेलोजेंस, ठीक है, तो फॉर हेलोजेंस, ये आपका हेलोजेंस हो गया, वेरियस पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा पे लगे हुए हैं। तो हेलोजेंस के लिए एक लाइन याद कर लेना है, फॉर हेलोजेंस डिसाइडेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ minus I effect, decided only on the basis of minus I। ये एक आंसर निकालने का एक तरीके से ट्रिक है, ये समझिए भाई। इफेक्ट्स तो लग ही रहे हैं, हेलोजन प्लस आर इथेनॉल उन पर डिलोकलाइज कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, हेलोजन सर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, माइनस आई डोमिनेट करता है, जरूरत पड़ने पे माइनस आर इफेक्ट भी लगा लेते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर हेलोजन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई। ठीक है, तो सिर्फ माइनस आई के आधार पे जो आपका आंसर होगा वही एक्सपेरिमेंटली आंसर आता भी है, तो बाकी कोई टेंशन करने की बहुत जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एक दो एग्जांपल जो इसमें पूछे जाते हैं बस उन्हीं की बात की जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से हम लोग कंसर्न नहीं है। ठीक है, जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सेम हेलोजेंस को वेरियस साइड्स पे अगर आपने रखा, और डी ऑप्शन क्या हो गया, फिनॉल हो गया। तो काफी सिंपल कि जैसे जैसे हेलोजन क्या होगा दूर चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसका माइनस आई का पावर डिक्रीज करेगा और माइनस आई का पावर डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। और हेलोजेंस नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं तो कहीं भी रहेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को तो बढ़ाने ही जा रहे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद डी होगा। ठीक है, इससे पहले क्या पढ़ाते थे कि यहाँ प्लस आर इफेक्ट है, माइनस आई है, यहाँ माइनस आई ओनली है, यहाँ आपका प्लस आर माइनस आई है, समझ मेरी बात। तो वो सब चक्कर में हेलोजेंस में तो नहीं पढ़ा जाएगा। जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो यही बताता है कि सिर्फ माइनस आई के आधार पे आप अपना आंसर लिखिए, वही आंसर आएगा भी। तो ए बी सी डी, तो सेम हेलोजेंस डिफरेंट साइड्स पे किया तो आपका इस टाइप से आपका आंसर निकल गया। तो काफी आसान, डिसाइडेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे माइनस आई का पावर घटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी।
अच्छा, वो जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया सेम हैलोजन डिफरेंट साइड पे, समझ में आ रही बात, सेम हैलोजन डिफरेंट साइड पे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमने डिस्कस किया। अच्छा, उतना ही डिस्कशन कर रहे हैं जितनी वैल्यूज अवेलेबल हैं किताबों में, ठीक है। तो अपने मन से बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं हो पाएगा, और जितना पूछता है, ठीक है, वो तो खैर डिस्कस हो ही गया, समझ में आ रही बात। तो यहाँ देखा जाए इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, तो ये नहीं कि सर माइनस आई की बात करें, इसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए, डिफरेंट हैलोजेंस की बात हो गई, तब इसके सारे इफेक्ट्स की बात की जाए। तो जैसे यहाँ अगर आप H+ डोनेट कर देते हैं, तो जो कंजुगेट बेस बनेगा, तो वहाँ क्या है, OH हो गया, और ये सॉरी O- हो गया, और फ्लोरीन हो गया। यहाँ आपका क्या हो गया, O-, H+ निकलने के बाद यहाँ O-, और ये नॉर्मल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करेगा, ठीक है। जैसे वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम बनाएं, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनाएंगे आप, और फ्लोरीन अपना -I इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करेगा, -I ओनली से ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अच्छा, ऐसे लिखने से कंफ्यूजन होगा आपको। यहाँ देखा जाए निगेटिव चार्ज घूम के कहाँ जाएगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज यहाँ गया, फिर उसके बाद निगेटिव चार्ज आपका यहाँ चला आया, फिर निगेटिव चार्ज आपका यहाँ चला जाएगा, तो वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ फ्लोरीन की अगर बात करें, तो फ्लोरीन इस निगेटिव चार्ज को क्या बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर रहा है, नहीं, फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए, तो यहाँ अगर आप H+ निकालते हैं, तो क्लोरीन हो गया, और इसका वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, तो क्लोरीन के नीचे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आया, समझ में आ रही बात। और ये निगेटिव चार्ज अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रख के, ये अपना ऑर्बिटल, ठीक है, ये अपना ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है, और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, या इसी को कुछ लोग -R इफेक्ट बोलते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस से खींच लेना, तो उसको -R इफेक्ट, ठीक है। तो या तो आप इसको -R इफेक्ट बोल दीजिए ऑफ द क्लोरीन, या इसको बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, समझ में आ रही बात। लेकिन ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो यहाँ नहीं है, ठीक है। ये बैक बॉन्डिंग से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, वहाँ बैक बॉन्डिंग से कंजुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, B की ज़्यादा हो जाएगी, जबकि लग रहा था कि भाई A की ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ B इज मोर देन A। बहुत जरा सा अंतर आता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ह्यूज डिफरेंस प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव भी नहीं है। क्यों, बैक बॉन्डिंग वैसे तो इफेक्टिव होती है, लेकिन कार्बन के ऑर्बिटल साइज और क्लोरीन के ऑर्बिटल साइज में क्या है, अंतर है, तो इतनी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग भी यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी ओवरऑल क्या हुआ कि क्लोरीन लगने पे एसिडिक स्ट्रेंथ, पैराक्लोरोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ पैराफ्लोरोफिनॉल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बैक बॉन्डिंग उसका रीजन दे देंगे, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर आप NO2 लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें देखा जाए, दो NO2 लगा दिया, और तीन NO2 लगा दिए, तीन NO2 लगा दिए। इस स्ट्रक्चर को पिक्रिक एसिड बोला जाता है, पिक्रिक एसिड, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर पीके वैल्यूज की बात करें तो ये आपका 4.1, यहाँ जरूरी नहीं आप याद करें, ये आपका 0.38, ठीक है। मतलब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, पिक्रिक एसिड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये भी काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक NO2 लगाया था, याद करिएगा, एक NO2 लगाया था तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी थी 7.1, 7.2, 8.5 इस टाइप की वैल्यूज आई थी।
2 NO2 लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। और 3 NO2 लगाने पे जबरदस्त एसिडिक स्ट्रेंथ, रीजन वही है, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा और सभी ग्रुप अपना -R -I इफेक्ट, यहाँ भी आपका -R -I इफेक्ट और यहाँ भी आपका -R -I इफेक्ट। चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि OH पे, फिनॉल पे, ठीक है, 2 OH लग गए, सॉरी फिनॉल पे 2 NO2 लग गया, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे 3 NO2 लग गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आइडिया क्या क्या, क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है, क्योंकि 3 NO2 मिलकर अगर -R -I इफेक्ट लगाएंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा। और पीके वैल्यू 0.38 हो गई, इट इज़ पिक्रिक एसिड, और 2 NO2 लग गया तो पीके वैल्यू 4.1, अगेन इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगला एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे क्वेश्चन के रूप में दें कि वाई स्क्वेरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्क्वेरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वाई स्क्वेरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको एक्सप्लेन किया जाए तो ठीक है, इसका नाम आपका स्क्वेरिक एसिड। ठीक है, यहां से आपने H+ निकाला तो जो कंजुगेट बेस बना, दोनों तरफ से आप H+ निकाल लीजिए, ठीक है, और इस टाइप से कंजुगेट बेस बन गया, दिस इज द कंजुगेट बेस। अच्छा, इस कंजुगेट बेस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, इस टाइप से आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ऐसे समझ लिया, बाकी आप सिमेट्री से भी इसको बना सकते हैं। 2 जगह डबल बॉन्ड O-, सॉरी 2 जगह सिंगल बॉन्ड O-, बाकी 2 जगह डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं किसके, कंजुगेट बेस के। तो जबरदस्त रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। तो 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी अच्छे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। तो 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड ये क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा, हाईली स्टेबल। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन काफी ज्यादा, एक तो बढ़िया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऊपर से क्या है 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के यहाँ कंसेप्ट चल रहा है। अच्छा, स्क्वेरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ भी एक वैल्यू अगर लिख दें, पी के वैल्यू इसकी 1.5 होती है, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, पांचवा पॉइंट अगर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए कि या अगर एक इंफॉर्मेशन दें कि एलिफेटिक अल्कोहल्स आर वीकर एसिड इन कंपैरिजन टू वाटर, एलिफेटिक अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। ठीक है, अब इसमें भी एक सेट मिथेनॉल होता है, तो उसको याद करें चाहे न याद करें, कोई एक्सेप्शन बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। एक सेट मिथेनॉल, तो हम लोग मिथेनॉल को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे। जैसे एलिफेटिक अल्कोहल मतलब क्या हो गया, OH क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है, या OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एलिफेटिक अल्कोहल की बात करें ROH, तो इसमें अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए
CH3CH2OH, ठीक है। तो इसका जो pK वैल्यू का रेंज होता है वो होता है आपका, ठीक है, अगर यहाँ बात करें तो 15 to 16 की रेंज होती है एसिडिक स्टेट में। अगर इस पर स्पेसिफिक बात किया जाए तो इसका होता है आपका 16, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का pK वैल्यू 16 होता है। H2O की अगर बात करें तो H2O का pK वैल्यू 15.7 होता है, और CH3OH मिथेनॉल, इसका pK वैल्यू 15.5 होता है। तो मिथेनॉल इज अ एक्सेप्शन, ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O, तो इसको एक्सप्लेन हम लोग नहीं कर रहे। दिस इज मिथेनॉल। हाँ, यहाँ जरा समझ लिया जाए वाई एलिफेटिक अल्कोहल्स। तो अगर यहाँ पे H+ डोनेट करते हैं तो आपको मिलेगा RO- प्लस आपका H+, और यहाँ अगर आप H+ डोनेट करते हैं तो आपको OH- प्लस आपका H+। तो ये आपके क्या है, कंजुगेट बेस। यहाँ अगेन एल्किल ग्रुप है, दिस इज एल्किल ग्रुप, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल लिखते तो ग्रुप क्या हो जाता, CH3CH2। तो एल्किल ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाने की कोशिश करेगा इस पे, ये आपका प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट से यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज और बढ़ा देगा। तो ऑक्सीजन पे वैसे ही निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि यहाँ इसके रिलेटिव कौन ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। समझ में आ रही बात। तो हाइड्रोजन की तुलना में एल्किल ग्रुप क्या करेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट लगाने की कोशिश करेगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, चार्ज इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज रिलेटिवली अनस्टेबल, ठीक है। इंक्रीज चार्ज इंटेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन, अनस्टेबल हो गया, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कंजुगेट एसिड की क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। इसका नाम भी याद रखा जाएगा, दिस इज एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। जैसे 2-3 चीजें, RO- को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्कोक्साइड आयन। जैसे CH3CH2O-, तो इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इथॉक्साइड आयन की बात हो रही है, तो एल्किल ग्रुप उसमें क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, एलिफेटिक अल्कोहल्स और वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, वाटर होगा। एलिफेटिक अल्कोहल्स आर वीकर एसिड, पीके वैल्यू 16, ठीक है। यहाँ चलिए ठीक है, 15-16 का रेंज लिखा, एक बार फिर उसको क्लियर कर दें, थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ROH में जो पीके वैल्यू का रेंज हो जाएगा वो 16-17 का रेंज होगा, ठीक है। 16 या उससे ऊपर, विद द एक्सेप्शन ऑफ मिथेनॉल 15.5, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो एलिफेटिक अल्कोहल में जो पीके वैल्यू का रेंज होगा वो क्या होगा, 16-17 का। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम, ठीक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एक एग्जांपल समझा जाए, C+O, ठीक है, यहां CH3, CH3 C+O CH3, ठीक है, और C+O CH3, ठीक है। यहां अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन किया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इस एग्जांपल में सबसे पहले दिमाग में आएगा कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या है, कि आप H+ निकालिए, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H+ निकालिए और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करिए। तो H+ निकाला कौन सा जाए, यहाँ एक हाइड्रोजन ये दिख रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, किसको निकाला जाए, ठीक है। तो एक बार हम समझाने के लिए दोनों जगह से H+ निकालते हैं। यहाँ से H+ निकला तो आपके सामने सिचुएशन ये हो जाएगी, डबल बॉन्ड O नेगेटिव और CH3, और यहाँ से आपने H+ निकाला तो सिचुएशन हो गई HC डबल बॉन्ड O CH2-। H+ निकालना समझ रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कंजुगेट बेस की बात करेंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसकी बात करें, ठीक है, तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कार्बोनिल इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दे रहा है और ठीक ठाक रेजोनेंस हो रहा है, अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी। समझ में आ रही बात, ठीक है।
तो ये तो रेजोनेंस हो गया यहाँ, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। और यहाँ एक और नाम भी दिया जाता है, ये फंक्शनल ग्रुप आपका है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। तो आपने अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकाला तो आपको जो कंजुगेट बेस मिला वो रेजोनेंस स्टेबलाइज मिला। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात तो नहीं होती है, लेकिन C डबल बॉन्डो अपने -R-I इफेक्ट से कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रहा है। तो -R इफेक्ट तो लगा ही रहा है, -I इफेक्ट भी लग रहा है। अच्छा, यहां निगेटिव चार्ज, तो कभी भी ये रास्ता अपनाएंगे नहीं, ठीक है, कभी भी यहां से हाइड्रोजन नहीं निकल सकता, क्योंकि एक तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, गड़बड़ बात तो है ही है, उल्टा बगल में क्या है, ऑक्सीजन है और यहाँ कोई रेजोनेंस का फैक्टर नहीं है, उल्टा क्या है, जबरदस्त रिपल्शन हो रहा है। नेगेटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर, ये क्या है, रिपल्शन का फैक्टर है, और ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं कि एक्स्ट्रा बॉन्ड वहां बना सके, एक्स्ट्रा लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, ऑक्टेट एक्सपेंशन वो नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? तो यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा, रिपल्शन है, ठीक है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, गड़बड़ फैक्टर है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है अनलेस कि आप उसको बढ़िया स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि इस केस में आप कर रहे हैं। दूसरी एक और फैक्टर समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ ये जो CH बॉन्ड है मजबूत भी होता है, क्योंकि यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइज CH बॉन्ड यहाँ क्या है, ठीक है, इसमें S कैरेक्टर बढ़ गया तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी और मजबूत होगी। तो इस CH बॉन्ड को, sp हाइब्रिडाइज CH बॉन्ड को आप कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो बॉन्ड मजबूत है, बॉन्ड छोटा है, और H+ निकलने के बाद चीजें क्या हो रही है, अनस्टेबल हो जा रही हैं, तो कभी भी ये हाइड्रोजन दिमाग में नहीं आना चाहिए कि इसको H+ के रूप में निकाल सके। तो कार्बोनिल या एल्डिहाइड कीटोन जो भी हो, उसके अल्फा पोजीशन पे जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इसका pK वैल्यू याद रखिएगा, pK वैल्यू 16 के आसपास होता है। समझ में आ रही हो, बहुत एसिडिक भी नहीं, लेकिन फिर भी ये H+ आप निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पे। अच्छा, हम कंपेयर कर रहे हैं तो अब इसकी बात करते हैं। यहाँ H+ निकाला जाए तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 माइनस, H+ निकालने के बाद ये कंडीशन हो गई। यहाँ भी मोर और लेस सिचुएशन यही है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, कार्बोनिल अपना -R-I इफेक्ट लगाएगा, लेकिन यहाँ CH3 एडिशनल क्या करेगा, +I इफेक्ट लगाएगा और +I इफेक्ट से इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही बात? तो H+ तो निकल जाएगा क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, तो अच्छी बात है, लेकिन CH3 रिलेटिवली इसके +I इफेक्ट लगाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। यहां समझने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट कैसे, जैसे यहां जब आपने H+ निकाला, पहले फिर से क्लियर कर लिया जाए, यहां से हाइड्रोजन की, यहां से हाइड्रोजन, तो यहां से हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ H+ निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस हो जाएगा, जबकि यहाँ H+ निकालेंगे नेगेटिव चार्ज बगल में लोन पेयर के साथ रिपल्शन फील करेगा। तो कभी भी आपको निकालना है तो इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन को ही निकालेंगे। तो जरा देखा जाए निकालने के बाद, तो CH3O C डबल बॉन्ड और यहाँ क्या हो गया आपका CH2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ रेजोनेंस तो हम करा ही सकते हैं, रेजोनेंस आपका ये हो गया, ठीक है, ये रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये जो C डबल बॉन्ड है ये यहाँ के लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और ये जब लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा होगा इसके साथ, तो इसका चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद करिए, एक टर्म हमने बताया था आपको, क्रॉस कंजुगेशन, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, बेसिकली क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल के साथ, C डबल बॉन्डो के साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ ये लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो जब ये करेगा रेजोनेंस में तो ये नहीं कर पाएगा, ठीक है, जब ये करेगा तो ये नहीं कर पाएगा। तो हम लोग तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इधर से क्या लग रहा है, क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है। क्रॉस कंजुगेशन अगर नहीं समझ रहे हैं तो सिंपली ये समझिए कि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ फुल, ये पाई बॉन्ड फुल्ली डेडिकेटेड इस नेगेटिव चार्ज के लिए नहीं है, ये पाई बॉन्ड क्या है, इसके साथ भी इधर से रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका मतलब इफेक्टिव रेजोनेंस तो नहीं हो पाएगा। क्रॉस कंजुगेशन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? तो ये तो रेजोनेंस में ही डिफेक्ट आ गया, ठीक है, जबकि इन दोनों में रेजोनेंस में डिफेक्ट नहीं आया था। तो सबसे एसिडिक कौन हो गया, A हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ आपका रेजोनेंस तो हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन नहीं है,
हाँ, यहाँ प्लस आई इफेक्ट ऑफ द CH3 है तो थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ में कमी आ गई, CH3 वहाँ से प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आपका क्या हो गया, क्रॉस कंजुगेशन, तो जो रेजोनेंस इफेक्टिव होना चाहिए था वो रेजोनेंस इफेक्टिव नहीं हो पाया, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, एक बात क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ से नहीं निकालेंगे, और तीसरी बात यहाँ से निकलने पे उतना बढ़िया रेजोनेंस नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है क्रॉस कंजुगेशन का। देखा जाए, अब 7th क्वेश्चन क्या है, इसी को अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, इसी को कंडेंस करके अगर लिखा जाता है, ठीक है, तब थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। जैसे इसको लिखा रहेगा CH2 और ये आपका COOCH3, ये COOCH3 और ये क्या हो जाएगा, होल्ड ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, ये यही चीज़ है। तो इसको आप ओपन कर लेंगे मेरे ख्याल से, CH2 बीच में और बगल में C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ एक चीज़ समझने की कोशिश किया जाए, ठीक है, यहाँ अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन तो हम हटाने वाले नहीं, बीच वाला हाइड्रोजन हटाएंगे। तो बीच वाला हाइड्रोजन अगर हटाया जाए तो ये आपका CH माइनस C डबल बॉन्ड O, ये आपका H हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया, और निगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, निगेटिव चार्ज का दोनों तरफ रेजोनेंस है, O माइनस डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और राइट साइड में भी रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O माइनस, और ये आपका क्या हो गया, H हो गया। तो निगेटिव चार्ज का दोनों तरफ रेजोनेंस है और ये बढ़िया रेजोनेंस हो गया, क्योंकि दोनों ही कार्बोनिल, ये कार्बोनिल वो कार्बोनिल, ये भी -R से स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी -R और -I तो लग ही रहा है, तो ये तो जबरदस्त स्टेबलाइजेशन हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। और बीच में जो CH2 है, इसको एक नाम दे दिया जाता है, अगर दो कार्बोनिल के बीच में इस टाइप से कार्बन पे अगर हाइड्रोजन दिखे आपको, तो इसको नाम दिया जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। और ये सफिशिएंट एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का जो कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है सफिशिएंट एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है, अप्रोक्सीमेटली पीके वैल्यू 9 के आसपास होती है, समझ में आ रही बात, 9 की पीके वैल्यू, यानी फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है। फिनॉल में H+ निकालने के बाद निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन पे आता था, जबकि यहाँ H+ निकालने के बाद निगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, तो गड़बड़ फैक्टर है, लेकिन अगल बगल के कार्बोनिल क्या करते हैं, इसको अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन दे देते हैं ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बढ़ेंगे तो उसका इफेक्ट काफी तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है, क्योंकि दो दो कार्बोनिल स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अगर रेजोनेंस आपको समझ में आ रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां से हम हटा दें, तो फिर से कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, दो कार्बोनिल के बीच ये जो कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, ये सफिशिएंट एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, काफी एसिडिक हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द बोथ द कार्बोनिल्स। तो सफिशिएंट एसिडिक हो गया, तो इसलिए एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप,
काफी एसिडिक हो गया इसका हाइड्रोजन। ठीक है, यहां भी वही बात है। अब देखिए यहां आप कंफ्यूज होंगे कि सर यहां हाइड्रोजन निकालने के लिए तो दो जगह दिख रहा है, ये देखिए ये भी अल्फा पोजीशन और ये भी अल्फा पोजीशन, इसको अल्फा डैश बोल दें या अल्फा बोल दें। सर देखिए यहां से H+ निकालिए तो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, यहां से H+ निकालिए निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ये निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोल रहे हैं। इसकी जो पीके की रेंज है वो 16 के आसपास बताया था आपको, जबकि इसकी पीके वैल्यू की रेंज क्या है 9 के आसपास, यानी इसकी तुलना में ये क्या है 7 टाइम्स ज्यादा एसिडिक है, 10⁻7 टाइम्स ज्यादा एसिडिक। समझ में आ रही बात? पीके वैल्यू 9 और पीके वैल्यू 10 मतलब 10 टाइम्स का अंतर होता है। ठीक है, तो इसकी तुलना में ये हाइड्रोजन क्या है 10⁻7 टाइम्स ज्यादा एसिडिक है। तो जरा H+ हम निकालें तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH माइनस C डबल बॉन्ड O, CH3। तो यहां भी दोनों तरफ -R तो लग ही रहा है, यहां भी -R लेकिन ये जो दो एक्स्ट्रा CH3 है ये थोड़ा सा +I इफेक्ट लगाएंगे और थोड़ी सी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम हो जाएगी, +I इफेक्ट। ठीक है, तो +I से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट वाले की तुलना में एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसका भी रेंज 9 का ही होता है, 9 की पीके वैल्यू यहाँ भी दी जाती है, इससे थोड़ा सा कम होता है इसका। ठीक है, यहाँ देखा जाए, यहाँ भी आपने 20 से H+ निकाला, CH माइनस। अब देखिए यहाँ समस्या शुरू हुई। समस्या क्या है कि निगेटिव चार्ज इधर तो रेजोनेंस बढ़िया कर रहा है, लेकिन इधर जाने में दिक्कत हो रही है। राइट साइड में बढ़िया रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। वाई? क्योंकि ये लोन पेयर ऑलरेडी इसके साथ रेजोनेंस में है, तो इधर जाने में दिक्कत है, मतलब इधर क्या है क्रॉस कंजुगेशन का इफेक्ट हो रहा है। फिर से ये कार्बोनिल इस नेगेटिव चार्ज के लिए डेडिकेटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक जगह और भी रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज क्रॉस कंजुगेशन फ्रॉम वन साइड, क्रॉस कंजुगेशन फ्रॉम वन साइड। तो इससे क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। और यहां देखिए, यहां अगर आप H+ निकालते हैं, बीच वाले से H+ निकलेगा। ठीक है, यहां आपका OCH3 हो गया और इधर भी C डबल बॉन्ड OCH3। और इसमें क्या हो जाएगा क्रॉस कंजुगेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स, इधर से भी क्रॉस कंजुगेशन और इधर से भी क्या है क्रॉस कंजुगेशन। CC मतलब क्या लिखा है क्रॉस कंजुगेशन। तो दोनों तरफ से क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज दोनों ही तरफ जाने में क्या है अनकंफर्टेबल है, उतना बढ़िया रेजोनेंस कर नहीं पा रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में ड्रास्टिक डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा A हो गया, उसके बाद B हो गया, उसके बाद C हो गया, उसके बाद D हो गया। ठीक है, तो ये आपका पीछे क्यों गया +I ऑफ CH3, और ये पीछे क्यों गया क्रॉस कंजुगेशन फ्रॉम वन साइड, और ये पीछे क्यों गया क्रॉस कंजुगेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अच्छा, ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है इनको बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है। C डबल बॉन्डो को कार्बोनिल बोल रहे हैं, और अगर मान लीजिए यहां से हम चले तो इसको अल्फा बोला तो इसको बीटा बोल दिया, या इसको इधर से चले तो इसको अल्फा इसको बीटा। समझ में आ रही बात? तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये क्या है बीटा पोजीशन पे है। जैसे इधर से चले आपने इसको अल्फा बोला, तो इधर मूव करेंगे तो उसको बीटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस टाइप से नाम दिए जाते हैं कार्बन को जब आप कॉमन नेम की बात करते हैं। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये सब क्या है एक छोड़ के, मतलब बीटा पोजीशन। जैसे अगल बगल होते तो वो अल्फा पोजीशन हो जाती है, अल्फा डाई कार्बोनिल। ठीक है, तो दीज आर बीटा डाई कार्बोनिल। तो बीटा डाई कार्बोनिल में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप डिफाइन किया जाता है जो सफिशिएंटली एसिडिक होता है। ठीक है, तो दीज आर क्लास ऑफ कंपाउंड्स नोन एज बीटा डाई कार्बोनिल्स। ठीक है, ये बीटा डाई कार्बोनिल्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फिर से
इसी कंसेप्ट को समझाएं हम। H3PO4 H3PO2 और H3PO3 एंड H3PO2, इनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में इसको अरेंज करिए। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आता है, ठीक है, जैसे लगता तो ये कि इसमें जो ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, जबकि ऑर्डर जो आता है वो C, B और फिर A का आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। कारण क्या है इसको समझाएं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर आप H+ निकालते हैं और कंजुगेट बेस की बात करते हैं, ये आपका क्या बन गया, कंजुगेट बेस। अब फर्स्ट वाले के कंजुगेट बेस में समस्या क्या है, समस्या ये है कि ये निगेटिव चार्ज तो चाह रहा है कि भाई रेजोनेंस किया जाए, ये यहाँ रेजोनेंस करना चाह रहा है, लेकिन ये जो कार्बोनिल, ये जो P डबल बॉन्डो है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड जो है वो 2 लोन पेयर के साथ भी इधर रेजोनेंस कर रहा है। ये समझ में आ रही बात, ये इधर भी रेजोनेंस है और ये इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, किसके साथ, इसी पाई बॉन्ड के साथ। तो इसका चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा अगर ऐसा सोचा जाए, ठीक है। हालांकि 1/3 कहना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके अगर मान लीजिए नहीं रहते इधर लोन पेयर, तब ये फुल्ली इसके साथ रेजोनेंस करता है, डेडिकेटेड पाई बॉन्ड होता है इसके लिए, लेकिन अभी तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस कंजुगेशन बाय 2 लोन पेयर, तो इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो क्रॉस कंजुगेशन बाई 2 लोन पेयर्स, यहां क्या है, एक ही लोन पेयर है जो क्रॉस कंजुगेशन कर रहा है, क्रॉस कंजुगेशन बाई 1 लोन पेयर, ठीक है। और यहां क्या है, नो क्रॉस कंजुगेशन। तो जब क्रॉस कंजुगेशन नहीं तो बहुत बढ़िया रेजोनेंस, इसके साथ एकदम इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब कंजुगेट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, ये सबसे स्टेबल, फिर ये, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये, फिर ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यहां भी मेरे ख्याल से आपको क्रॉस कंजुगेशन का लॉजिक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात किया जाए, RC डबल बॉन्ड OH, इसका जो पीके रेंज होता है, ठीक है, वो 4 to 5 का रेंज होता है पीके वैल्यू, ठीक है, रिलेटिवली अच्छे खासे एसिड होते हैं। जबकि फिनॉल की पीके वैल्यू की अगर बात करें तो फिनॉल का पीके 9.98, 10 ले सकते हैं, इसका पीके वैल्यू क्या है, 10 है। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है, 10 की पावर 5 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली क्या है, ज्यादा एसिडिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर 10 की पावर 5 टाइम्स मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू फिनॉल, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर से कंजुगेट बेस के पास पहुंचते हैं। कंजुगेट बेस, तो H+ निकाला तो आपका क्या स्ट्रक्चर बन गया, RC डबल बॉन्ड O, यहां आपका O-, और यहां आपका H+ निकाला तो क्या बना, फिनॉक्साइड आयन, याद करिए फिनॉक्साइड आयन। तो रेजोनेंस तो दोनों में है, ठीक है, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेट आयन।
और ये आपका क्या है, फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड है, दोनों में रेजोनेंस है। ठीक है, इसका मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तभी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। अब इसमें जो रेजोनेंस है उसकी अच्छी बात क्या है उसको समझा दें। ये फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो अच्छी बात यह है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उससे भी अच्छी बात क्या है, उससे भी अच्छी बात कि इन दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें तो वो कार्बन पे तो नहीं सही है, वो ऑक्सीजन पे सही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नेगेटिव चार्ज को बेटर बियर करेगा। जबकि यहां देखें, यहां अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाएं, ठीक, अगर आपको याद आ रहा हो तो डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर घूम के फिर से पाई बॉन्ड की पोजीशन हम लोग ने चेंज कर लिया, और यहाँ क्या हो गया, O माइनस। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ने बनाया, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डिलोकलाइज हुआ। लेकिन इसकी गड़बड़ बात क्या है, गड़बड़ बात यह है कि भाई 5 में से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे काम के बहुत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कहीं भी बेहतर नहीं होता है। ठीक है, तो कार्बन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का, बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाएगा किसकी तुलना में, जब आप कार्बोक्सिलेट आयन से कंपेयर करेंगे। जैसे इससे पहले एलिफेटिक अल्कोहल में तो रेजोनेंस ही नहीं होता था। ठीक है, तो रेजोनेंस जहां नहीं हो रहा है यहाँ हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 10 की पावर 6 टाइम ज्यादा एसिडिक हो गए इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल का पीके रेंज 16, इनका 10। लेकिन जब आप क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस पे आ गए तो इसकी क्वालिटी क्या है, बहुत बेटर है इन कंपैरिजन टू दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन। नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज घूम के तो यहीं पे आया फिर, लेकिन बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब ये नेगेटिव चार्ज बाकी स्ट्रक्चर्स पे घूम रहा था, ठीक है, तब दिक्कत क्या थी, वो कार्बन पे ही घूम रहा था। नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन, सो नॉट इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन, सो नॉट इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन। तो इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन नहीं हुआ। और ये कितना कम इफेक्टिव हुआ आप यहां से तुलना करके वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई एक ही फैक्टर की नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो गया, एडिशनल फैक्टर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, वो इतना डोमिनेट किया कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप ढेर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं लेकिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दौड़ा रहे हैं, तो बहुत स्टेबल सिस्टम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल या फिनॉल डेरिवेटिव। तो आगे से ये डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स होंगे। जैसे फिनॉल को कभी कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में नहीं डिस्कस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का काफी ज्यादा अंतर है। जैसे फिनॉल पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगा दिया और कहा कि सर फिनॉल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने वाला काम कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उससे क्लास ऑफ कंपाउंड नहीं चेंज हो जाएगा कि वो सीधे पहुंच गया कहाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा संभल के कि जैसे NO2 लगाया था, याद करिए NO2 1 लगाया था तब एसिडिक स्ट्रेंथ वो बढ़ा दिया था। ठीक है, पीके वैल्यू 10 था, 7 के आसपास लेते गए,
ऑर्थो मेटा पैरा पे लगाया। लेकिन अब अगर आप 2 NO2 लगा देते हैं, 3 NO2 लगा देते हैं, पिक्रिक एसिड बना देते हैं, तो वो अलग चीज हो गई कि भाई नंबर का इफेक्ट अलग तरीके से होता है। ठीक, तो इसका मतलब कभी भी क्लास ऑफ कंपाउंड को कंपेयर हम लोग नहीं किया जाएगा। फिनॉल इज के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड फार मोर एसिडिक होगा। ठीक है, चलिए इस पे नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।